हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वंदे क्लासेस। हमने हमारे केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें देखो क्या क्या पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का क्या ड्रॉबैक था जिसको ही केमिकल काइनेटिक्स ने रिमूव करा। फिर हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। कुछ हमने कंसंट्रेशन प्रोफाइल्स पढ़े कि किस तरीके से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी। और साथ साथ में हमने उसके अंदर पढ़ा मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब इसी उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अब इसका मैं लेक्चर 2 आपके सामने लेके आया हूँ। और ये जो लेक्चर 2 है, इस लेक्चर 2 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक्स है हमारे पास में। फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे रेट लॉ ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स और बाद में हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, इसके लिए देखो जो मैंने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपको पढ़ाया था ना, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए था। तो देखो मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन क्या है मेरे पास में, N1 टाइम्स ऑफ A प्लस N2 टाइम्स ऑफ B गिव प्रोडक्ट्स। N1 टाइम्स ऑफ A गिव N2 टाइम्स ऑफ B प्लस N2 टाइम्स ऑफ B गिव प्रोडक्ट्स। ये हमारा उसमें केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी इक्वल टू सर्टेन रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट मेरे पास में A है, उसकी पावर हो जाएगा X मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, उसकी पावर कितना हो जाएगा Y। यहाँ पर X और Y है, इनको देखो क्या बोलेंगे हियर, X and Y are order of the reaction with respect to these reactants। ये जो हमारे पास में रिएक्टेंट्स हैं A और B, इनके रिस्पेक्ट में ये क्या बन जाएंगे, रिएक्शन के ऑर्डर बन जाएंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये नंबर ये डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है। जैसे कोई अगर आपको कहे कि आपने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल किया, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल किया, जैसे रिएक्टेंट मेरे पास में A है, आपने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। अगर हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को जो है डबल करा और जो रेट ऑफ रिएक्शन है मेरे पास में वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो उस केस में एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा बट रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है जिसको रेट लॉ के अंदर लिखते हैं। तो फिर से मैं बोलता हूँ, व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ इज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A की पावर x मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर y। जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर हम लगा देंगे और जो पावर है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दोज रिएक्टेंट्स। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दोज रिएक्टेंट। अब देखो कई बार आपको कहता है ना कि एक रिएक्शन एलिमेंट्री है या रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स है, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी कंप्लीट होने में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप लगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ कंडीशन क्या होती है, इफ x इज इक्वल टू N1 एंड y इज इक्वल टू N2, x का वैल्यू N1 के बराबर है और y का वैल्यू N2 के बराबर है, then only reaction will be elementary। अगर x जो है वो N1 के बराबर है और y N2 के बराबर है, तभी मेरे पास में वो जो रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। else reaction will be a complex reaction। नहीं तो वो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स, तब वो रिएक्शन 1 से 2 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। जैसे देखो मैं कुछ यहाँ पे रेट लॉ लिखता हूँ, आप उसमें जज करना कि क्या होगा। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा A प्लस B गिव प्रोडक्ट, है ना। फर्स्ट केस हमारा इसमें A प्लस B गिव प्रोडक्ट, और इसमें मैंने लिखा डेट रेट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा,
फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा एक रिएक्शन ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट। ए और बी को ऐड करने पर प्रोडक्ट बनते हैं, और इसका जो रेट लॉ लिखा गया है तो देखो वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0। तो आप देखो यहाँ चेक करेंगे कि सर यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं। सर यहाँ पे n1 का वैल्यू तो आपने 1 दिया है और n2 का वैल्यू भी कितना दिया है 1, और सर यहाँ पे आपने जो x लिखा है वो है 1 और जो y लिखा है वो कितना है 0। तो x तो n1 से मैच कर रहा है बट y तो n2 से मैच नहीं कर रहा ना। अगर वो ये दोनों वैल्यूज़ x और y n1 और n2 से मैच ना करे तो रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है उसकी कैटेगरी कैसे हो जाएगी, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन एलिमेंट्री कैटेगरी के अंदर नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट, और आपको दिया है दैट रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसमें देखो करते हैं यहाँ पर क्या आएगा। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में n1 का वैल्यू कितना दिया है 2 और n2 का वैल्यू कितना दिया है 1, और इसी क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू कितना दिया है 1 और y का वैल्यू कितना दिया है 1। यहाँ पर y और n2 तो मैच करें बट x और n1 मैच नहीं करें, तो इसलिए ये भी रिएक्शन कैसे बन जाएगी, आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगी। कैसी रिएक्शन बन जाएगी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल की बात करें। मेरे पास में एक रिएक्शन है कि मैंने लिखा A2 प्लस B2 गिव 2AB, ये एक रिएक्शन है, और यहाँ पे आपको रेट लॉ क्या दिया गया, दैट रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर हाफ। ये है। तो इसमें क्या करेंगे कि सर इसमें आपने n1 जो है वो 1 दिया है, आपने n2 जो है वो भी 1 दिया है, इसमें आपने x कितना 1 लिखा है, पर जो सर आपने y लिखा है, सर y तो आपने कितना लिखा है हाफ। अगर y सर आपने हाफ लिखा है तो बच्चों ये रिएक्शन कैसे बन जाएगी, तो जी ये भी कैसे बन जाएगी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगी। ओके, फोर्थ की बात करते हैं। अगर मैं लिखता कि मेरे पास में रिएक्शन जो है वो इस तरीके से हो रही है, जैसे मैंने लिखा कि a प्लस 2b गिव प्रोडक्ट, a प्लस 2b गिव प्रोडक्ट, और इसका मैंने बच्चों रेट लॉ लिखा डेट रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सीधा फोकस क्या करेंगे, सर यहाँ पर तो x का वैल्यू जो है n1 से मैच कर रहा है और जो y का वैल्यू है वो n2 से मैच कर रहा है, इसलिए सर ये जो रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है जी, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, रेट लॉ क्या होता है, दैट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर सर्टेन कोफिशिएंट ऑफ द सर्टेन नंबर। वो जो नंबर है x और y उनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दोज रिएक्टेंट। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है। क्या है ये, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर। आगे बात करते हैं। अगर x का वैल्यू n1 से मैच करे और y का वैल्यू n2 से मैच करे, अगर x का वैल्यू n1 से मैच करे और y का वैल्यू n2 से मैच करे, तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वो रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, यहाँ तक आपको मेरा समझ में आ रही है। अब देखो मैं कुछ आपको और आगे कराता हूँ। उसके अंदर ये रेट लॉ मैंने लिखा। अब आप मुझे बताना, जैसे मैं आपको लिखूं कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक रिएक्शन लिखा दैट ए गिव प्रोडक्ट्स, ए गिव प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जो इसका रेट लॉ है वही है, इसका रेट लॉ है रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, मतलब वो के बराबर है। ये आपको गिवन है ना। तो आपके लिए देखो क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, और सेकंड जो आपको बात बतानी है वो बताना है कि नेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का नेचर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जो रेट लॉ में दे रखा है। तो रेट लॉ में कह रहा है कि ए की पावर 0, डेट मीन्स इट इज a 0 ऑर्डर रिएक्शन। साफ साफ नजर आ रहा है रिएक्शन कैसी है, इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन।
और देखिए अगर हम नेचर ऑफ द रिएक्शन निकालें तो ये जो रिएक्शन है उसमें ऑर्डर मतलब जो एक्स या वाई की वैल्यू वो तो जीरो आ रही है, पर देखो N1 और N2 कभी जीरो नहीं आ सकता ना, किसी भी रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको क्यों कराया, ताकि आपके माइंड में एक बात बिल्कुल 100% फिट हो जाए। वो क्या है, that all zero order reactions are complex reactions. All zero order reactions are complex reactions. I hope आपको मेरा समझ में आ रही है that all zero order reactions are complex reactions. ठीक है, तो फिर से what is rate law, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी हो, उस केमिकल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, that rate of reaction is equals to rate constant concentration of the reactant to the power their order with respect to that रिएक्शन। और जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के बाद में अब होना चाहता है रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के 40% जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में वो इसी के ऊपर आते हैं। रिमेनिंग 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनए स्टोरी, टेम्परेचर वगैरह उसके ऊपर आते हैं। और रिमेनिंग 20% क्वेश्चन है जो वो बिल्कुल स्केटर्ड फॉर्म में है, वो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिशन में। तो देखो रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, इसका देखो मतलब क्या है। मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, सिंपल सी रिएक्शन है, N1 टाइम्स ऑफ A गिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा, N1 टाइम्स ऑफ A गिव प्रोडक्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट फॉर्म जो हमने लिखा था ना उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट इसका रेट कांस्टेंट यहाँ पे कितना है K। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट रेट ऑफ द रिएक्शन, rate of the reaction will be equal to 1 upon N1 माइनस ऑफ dA अपॉन dt आएगा। भी आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझाया था, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन N1 माइनस ऑफ dA अपॉन dt। ये आपके पास में होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और इसी रेट ऑफ रिएक्शन में देखो मैं इसे लिख दूंगा के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर n। जो n है वो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो n है वो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो बात क्या आती है, आप कहेंगे सर अगर n इक्वल टू N1 है तो रिएक्शन कैसी होगी, कोई बता सकता है आप में से। अगर n इक्वल टू N1 होगा रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, रिएक्शन हो जाएगी एक एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर कोई आपको कहे कि n इज नॉट इक्वल टू N1, अगर n का वैल्यू N1 के बराबर नहीं है तो रिएक्शन कैसी होगी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्या रिएक्शन हो जाएगी इसकी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स। अब इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो है ये वाला, क्या, इतना पार्ट, क्योंकि यहीं पे हमारी सबसे ज़्यादा गलती होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आप गलतियाँ करने की गुंजाइश है वो यहाँ पर है 1 अपॉन N1। हम क्या करते हैं, ये 1 अपॉन N1 को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण हमारे कॉम्पिटिशन्स में गलतियाँ होती हैं। आगे आपकी इतनी गलती नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप इतने पार्ट को तो समझते ही हैं, है ना, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है, इतना पार्ट तो देखो सबको आता है, सबको समझ में आता है। जो भी गलती होती है ये 1 अपॉन N1 पर होती है। ठीक है, तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जब तक इसका डिस्कशन करता रहेंगे ये कोफिशिएंट को यूज़ करते रहेंगे। जहाँ कोफिशिएंट को यूज़ करने से बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे कोफिशिएंट्स को हम नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, हर वक्त नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ये रेट कांस्टेंट सब स्टार्ट करा। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट के तो मेरे पास में आ रहा है ना, के तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसी में अब मेरे पास में बच्चों ये माइनस ऑफ dA अपॉन dt, ये कितना बन जाएगा, N1 टाइम्स ऑफ k, कितना बन जाएगा, N1 टाइम्स ऑफ k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n। जहाँ पर ये N1 टाइम्स ऑफ k को हम क्या बोलेंगे, इट इज k इफेक्टिव। क्या बोलेंगे, k इफेक्टिव फॉर डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट ए के डिसअपियर होने के लिए ये एक इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आएगा। उसका वैल्यू कितना होगा,
n1 टाइम्स ऑफ के, और ज़रूरी थोड़ी है हमेशा n1 का वैल्यू मेरे पास में 1 हो, तो n1 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। अब देखो ये जो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी है, अब आप बताओ माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए? तो देखो क्या होगा, जो मेरे पास में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बच्चों दे रखा है, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दे रखा है, इसका चेंज कैसा होगा? रिएक्टेंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होता है, तो मेरे पास में जो डी ए अपॉन डी टी आएगा बच्चों वो तो नेगेटिव आएगा, पर नेगेटिव के आगे नेगेटिव साइन में लगा रखा है, तो अब मेरा वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी है, ये मेरे पास में कितना बन जाएगा? इसको हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, एक पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो अब मेरे पास में क्या बन जाएगा? डेट डी एक्स अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू n1 टाइम्स ऑफ k इंटू ए की पावर n एट टाइम t, इतना बन जाएगा। और n1 टाइम्स ऑफ k को, ये जो n1 टाइम्स ऑफ k है, इसी को अब मैं क्या लिख रहा हूँ? k इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t की पावर n। ओके, इस पूरे को एक बॉक्स में रख देते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो उसके आगे क्या होगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि मेरे पास में ये जो dx अपॉन, मेरे पास में ये जो dx अपॉन dt आएगा, यहाँ से देखो कर लेते हैं कि n1 टाइम्स ऑफ a गिव प्रोडक्ट, ये हमने रिएक्शन के अंदर लिखा था, n1 टाइम्स ऑफ a गिव प्रोडक्ट, इस तरीके से मैंने लिखा। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि मेरे पास में इसका टाइम t पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो इसका अमाउंट था वो a नॉट था, और टाइम t ग्रेटर देन 0 पे जो बच्चों इसका अमाउंट हो गया वो a नॉट माइनस एक्स हो गया। कितना हो गया? a नॉट माइनस एक्स हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डेट dx अपॉन dt, dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू k इफेक्टिव a नॉट माइनस एक्स की पावर n। dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू k इफेक्टिव a नॉट माइनस एक्स की पावर n, ये बन जाएगा। अब ये मेरे पास में हो जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन a नॉट माइनस एक्स की पावर n, और इस ये k इफेक्टिव को k इफेक्टिव रहने दिया इंटू dt हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है उस इक्वेशन का करना है इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स विदाउट लिमिट्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विदाउट लिमिट। तो अब ये जो इंटीग्रेशन बच्चों हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ इस वाली टर्म का यूज़ करें ना, तो इसका तो वो इंटीग्रेशन आपको आता है कि अगर मैं के डी टी का इंटीग्रेशन करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो के इंटू टी आएगा, पर मैं इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट कराऊँ तो एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी आएगा। पर ये डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए। तो देखो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, आई होप आप सबको पता होगा कि अगर हम डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की पावर एन का बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ क्या होती है? भी इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एन की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास में इसमें एन का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 है, और दूसरे केस में एन का वैल्यू क्या है? इक्वल टू 1। तो देखो आंसर क्या क्या होंगे। अगर एन हमारे पास में नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, एन इज़ नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, इस केस में इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 ए नॉट माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 ए नॉट माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 ये होगा। और अगर एन का वैल्यू 1 है तो मेरे पास में बच्चों बन जाएगा इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन ए नॉट माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस ऑफ एल एन ए नॉट माइनस एक्स बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए वैलिड है? इट इज़ वैलिड फॉर ऑल रिएक्शंस एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 1 होता है, एंड इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो पहले मैं जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम बाद में पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो अब मेरे पास में हो जाएगा फॉर एन नॉट इक्वल टू 1, फॉर एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास में ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स
ए नॉट माइनस एक्स की पावर एन, इट इज़ के इफेक्टिव डी टी। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो बच्चों ये मेरे पास में बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/n-1, 1/n-1 ए नॉट माइनस एक्स की पावर n-1 इज इक्वल्स टू के इफेक्टिव इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आई। अब मुझे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आई की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? टू गेट वैल्यू ऑफ आई पुट t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरे पास में x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि जब t इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन जस्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, उस केस में जो रिएक्टेंट का अमाउंट डिकम्पोज हुआ वो भी कितना हो जाएगा? 0। इस केस में आपके पास में जो इंटीग्रेशन आई का, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आई का जो वैल्यू मिलेगा बच्चों, वो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आपको मिलेगा 1/n-1, कितना मिलेगा? 1/n-1, 1/n-1 के साथ में 1/n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/a0 की पावर n-1, इतना आएगा। अब इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा उसमें यहाँ पे क्या बन जाएगा? दैट 1/n-1 a0 माइनस एक्स की पावर n-1 इज इक्वल्स टू के इफेक्टिव इंटू टी प्लस 1/n-1 a0 की पावर n-1, ये बन जाएगा। इससे अगर हम k इफेक्टिव का एक्सप्रेशन बच्चों निकालते हैं तो k इफेक्टिव का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/n-1, पूरा शफल करके लिखेंगे 1/n-1 इंटू टी, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/a0 माइनस एक्स की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इसमें हम ये कर सकते हैं, पुट a0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, और जो a0 है इसको कैपिटल A0 के फॉर्म में लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ऐसा करने पे बच्चों जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आएगा तो हो जाएगा के इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1/n-1 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय 1/a की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1, ये एक्सप्रेशन आएगा 1/a0 की पावर n-1। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, इस एक्सप्रेशन को बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बन गया फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें ऑर्डर का वैल्यू बस 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको देखो इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरे तरीके से हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया है। बस हमें करना क्या है कि n की अलग अलग वैल्यूज़ लगानी है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये एक ही ऐसा ऑर्डर होगा जिसकी वैल्यू नहीं दे पाएगा, वो ऑर्डर हमारे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन नहीं देगा, बाकी सबका एक्सप्रेशन ये दे देगा। तो देखो इसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमें n का वैल्यू कितना लगाना है? n इक्वल टू 0 करना है ना। n इक्वल टू 1 क्यों करेंगे? n इक्वल टू 0 करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो मेरे पास में देखा फिर इसमें k इफेक्टिव रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? k इफेक्टिव 1/n-1 है तो कितना हो जाएगा? 0-1 मल्टीप्लाई बाय कितना है? टाइम t, आगे 1/80, ठीक है, यहाँ पे कितना था? 1/80, n-1 कितना हो जाएगा? 0-1 माइनस 1/a0 कितना हो जाएगा? 0-1, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा करने पे मेरे पास में एक्सप्रेशन आएगा k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/t, ये मेरे पास में हो जाएगा 80 की पावर, डिनोमिनेटर में 80 की पावर -1, तो ऊपर हो जाएगा 80 और यहाँ पे कितना आएगा? a0। ये नेगेटिव साइन को अगर हम यूज़ करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा a0 माइनस 80/t, ये इफेक्टिव मेरे पास में आ जाएगा, k इफेक्टिव आएगा। अब बताओ ये तो मेरे पास में k इफेक्टिव आएगा, क्या ये k इफेक्टिव ही एक्चुअल रेट कांस्टेंट है बच्चों? क्या ये k इफेक्टिव ही एक्चुअल रेट कांस्टेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं ये k इफेक्टिव एक्चुअल रेट कांस्टेंट यहाँ पर होगा? क्योंकि अभी तक सर आपने रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप ये कैसे कह सकते हैं
कि ये के इफेक्टिव ही के आएगा। तो देखो अगर यहाँ पर क्या होता, आपको कहा जाता कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इस तरीके से ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दी जाती एट ए गिव प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्शन है बच्चों वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ऐसा होता तो बच्चों यहाँ पर n1 का वैल्यू कितना होता, 1। उस केस में मेरे पास में के इफेक्टिव विल बी इक्वल टू के, और वो वैल्यू कितनी हो जाती, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी हो जाता। अब बट अगर मैं आपको ये देता डेट टू ए गिव प्रोडक्ट, मैं कहता टू ए गिव प्रोडक्ट, और बच्चों ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा करने पर मेरे पास में जो के इफेक्टिव आता वो आता 2 टाइम्स ऑफ के, है ना। इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। तो अगर कोई आपसे पूछे यार रेट कांस्टेंट निकालो, तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर आप निकालते बच्चों, तो रेट कांस्टेंट आपके पास में क्या होता, के होता। वो तो अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, अभी तक आप के इफेक्टिव निकाल रहे थे, बट यहाँ पर ये कितना होता, के। पहले क्या था मेरे पास में कि जब n का वैल्यू 1 आ रहा था तो जो मेरे पास में के इफेक्टिव था बच्चों, वही मेरे पास में क्या बन गया था, के बन गया था। ओके, तो यही एक्सप्रेशन जब भी हम जनरल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जीरो ऑर्डर वगैरह करेंगे, तो आप देखना कि आपको मानना कि 99.9% केसेस के अंदर जो भी आपको कोफिशिएंट दे रखा होगा रिएक्टेंट का, वो 1 दे रखा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोफिशिएंट 1 दे रखा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इफेक्टिव के बराबर है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना। इसमें कुछ परसेंटेज ये भी चांस है कि उसमें हो जाए कि उसका कोफिशिएंट 1 ना हो। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए गिव प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के होगा। और क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे इसका रेट कांस्टेंट क्या है, तो देखो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के है, के इफेक्टिव नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब होगा क्या कि क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस आए, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। जैसे सोचो एक क्वेश्चन आपकी बात करता हूँ कि ऐसा हो कि आप जो है वो के इफेक्टिव निकाल रहे हो बच्चों, आप क्या निकाल रहे हो, के इफेक्टिव, और आपने के इफेक्टिव का वैल्यू निकाला, वो कितना निकाला कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0.2 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 0.2 आ रहा है। अब ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन चेक करें, तो देखो 4 ऑप्शन है, आपको क्या दे रखे होंगे, एक ऑप्शन दे रखा होगा 0.2, एक ऑप्शन दे रखा होगा 0.3, एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा इसके अंदर 0.25, एक ऑप्शन दे रखा होगा 0.18। ये आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए और मैंने पूछा कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालो, ये 4 ऑप्शन है। अब आप क्या फंस गए, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से आपको एक सबसे करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो वो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के अगर निकालने को कहता हूँ तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली के इफेक्टिव डिवाइड बाई 2 करेंगे। पर आप चेक कर सकते हैं कि एक भी ऑप्शन के इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 2 नहीं है। तो आखिर हुआ क्या है कि यहाँ पर एग्जामिनर ने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, उसने आपसे के नहीं पूछा है, एक्चुअली उसने के इफेक्टिव पूछा है, बट वो लिख क्या रहा है, के। तो इस गलती को आप पकड़ लेना, इस गलती को पकड़ने के लिए आप ऑप्शन को चेक करना कि पहले तो चेक करना कोफिशिएंट चेक करना, के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट कांस्टेंट। फिर अगर वो एक्चुअल रेट कांस्टेंट आपसे पूछता है तो आप इसके अंदर चेक करना कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, पहले आप के इफेक्टिव निकाल देना। फिर चेक करना कि जो वैल्यूज दे रखी है क्या उसके अंदर कोई वैल्यू के से मैच कर रही है क्या, अगर के से मैच हो तो आप उसको टिक कर देना, और अगर के से मैच ना करे तो के इफेक्टिव से कोई ना कोई एक वैल्यू पक्की मैच करी होगी, आप उसको टिक कर देना। ऐसा कभी नहीं होगा कि के इफेक्टिव और के दोनों साथ में दे रखे हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पता है आंसर तो बॉस के का निकालना था, के इफेक्टिव तो नहीं निकालना था। ओके, आगे बढ़ते देखो इसके, ये तो मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करा। अब देखो आगे करते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो n का वैल्यू में कितना रखना है, 2 रखना है। अगर हम n का वैल्यू बच्चों देखो 2 रखते हैं, अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो मेरे पास में जो रेट कांस्टेंट आएगा, के इफेक्टिव आएगा, वो कितना हो जाएगा 1/n-1, मतलब 1/2 - 1 इंटू टी, ब्रैकेट में 1/80 की पावर, 1/80 की पावर n-1, n-1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 माइनस 1/a0 की पावर n-1, तो 1/a0 की पावर 2 - 1। तो ओवरऑल आपके पास में यहाँ जो बच्चों के इफेक्टिव बन जाएगा, के इफेक्टिव आएगा 1/t 1/80 माइनस 1/a0। ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। इट इज एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर
रिएक्शन। तो इसको भी देखो हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बन गया फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। जनरली जो जेई मेन होता है उस जेई मेन में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट 2019 से जो है ये परसेप्शन चेंज होने लगे हैं कि वो कुछ भी पूछने लगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो हमें केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। जेई वालों के लिए तो बड़ा आसान है। और और देखो, अगर हम बात करें हमारे पास में दे रखा हो फॉर, ये कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया, अगर हमें कह रखा हो फॉर n इक्वल टू हाफ, तो एक बार आप खुद ट्राई करके देखो n इक्वल टू हाफ के लिए इसका रेट कांस्टेंट क्या होना चाहिए। ओके, तो एक्सप्रेशन में आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ। k क्या होता है 1/n-1 इंटू टी 1/at की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/a0 की पावर n-1। आई होप आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए n की वैल्यू हाफ लगा के अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो आंसर है वो निकाल लिया होगा। तो देखो वो क्या बन जाएगा 1/n-1, तो कितना हो जाएगा 1/n-1 मतलब कितना हो जाएगा हाफ -1 इंटू टी, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/at की पावर हाफ -1 माइनस 1/a0 की पावर हाफ -1। ऐसा करेंगे तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, नीचे डिनोमिनेटर कितना होगा माइनस ऑफ हाफ, तो ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों अगर आप इसमें चेक करें तो ये आ जाएगा 2/t। ये जो नीचे मेरे पास में होगा 80 की पावर माइनस हाफ, वो ऊपर जाकर 80 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और नेगेटिव साइन को भी ओवरऑल में यूज़ करूँ तो हो जाएगा a0 की पावर हाफ माइनस 80 की पावर हाफ। ये आपके पास में आ जाएगा k नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा आपके पास में वो k इफेक्टिव आएगा। तो आपके पास में बन जाएगा इट इज़ k इफेक्टिव फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ k इफेक्टिव फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए अभी तक देखो हमने क्या करा, अभी तक हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास में जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हम क्या लिखेंगे, ओके सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे, हाफ ऑर्डर क्या लिखेंगे। वैसे आप 2.5 1.5 वगैरह के निकाल सकते हैं, बट अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो हम क्या करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, फिर से काफ़ी मैंने बोल्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारे पास में आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फिर से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो क्या लिखेंगे, फिर से एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ n1 टाइम्स ऑफ a गिव प्रोडक्ट। एक तो एक्सप्रेशन ये था हमारे पास में, और क्या था हमारे पास में, फिर हम लिखा इसमें लिखेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1, इस तरीके से लिखेंगे। और ये हमने लिखा है, पर यहाँ k की जगह क्या लिखेंगे k इफेक्टिव। तो बच्चों यहाँ पे k इफेक्टिव कितना होगा, प्लीज़ इस बात को याद रखना, बार बार बोले जा रहा हूँ। k इफेक्टिव कितना होगा मेरे पास में n टाइम्स ऑफ k इफेक्टिव मेरे पास में हो जाएगा, इट विल बी n1 टाइम्स ऑफ एक्चुअल रेट कांस्टेंट, जो इसका एक्चुअल रेट कांस्टेंट यहाँ पर k होगा। अब इसको देखें तो ये यहाँ से आएगा dx अपॉन ये हो जाएगा a0 माइनस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ a टाइम t कितना होगा a0 माइनस एक्स k इफेक्टिव इंटू टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे विदाउट लिमिट्स, तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ ln a0 माइनस एक्स माइनस ऑफ लॉग a0 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k इफेक्टिव इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i बन जाएगा। अब अगर आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू निकालनी है, टू गेट वैल्यू ऑफ i हम लोग क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा साथ साथ में 0 हो जाएगा। ऐसा करने पे एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस ऑफ ln a0 इज इक्वल्स टू i, जो i का वैल्यू है वो हमारे पास में इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसी को यूज़ करना है उसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ ln a0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k इफेक्टिव इंटू टी माइनस ऑफ ln a0। इससे बच्चों जो k इफेक्टिव का एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा 1/t ln
ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। और हमें बताया कि इसी को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें और ए नॉट वगैरह को भी ए नॉट माइनस एक्स को भी 80 के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो 2.303 अपॉन टी आगे हो जाएगा log ऑफ ए नॉट अपॉन 80। तो ये हमारे पास में बहुत ही एक सुंदर एक्सप्रेशन बन जाता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल एक्सप्रेशन है। अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ये वाला अगर आपको डेरिवेशन आता है, तो आप केमिकल काइनेटिक्स में बिल्कुल छा जाओगे। आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो ये तो देखो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स के सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी करने चाहते हो, सबसे जनरल क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये एक्सप्रेशन को बिल्कुल अपने मन में सेट कर लेना। क्या एक्सप्रेशन है? डेट के इफेक्टिव रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80। और आपको पता होगा ये 2.303 कर रहा है तो लॉग टू द बेस कितना हो जाएगा? 10। तो लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में लिखा गया है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हो गया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हो गया। अब जब ये सारे हम निकाल देते हैं एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट के, तो एग्जामिनर अब हमसे पूछता है क्या आप रिएक्शन की हाफ लाइफ निकाल सकते हो? क्या पता कर सकते हो रिएक्शन की हाफ लाइफ? तो देखो आगे हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑनर्स में क्या है? हाफ लाइफ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? टाइम by which concentration of the reactant becomes A naught by 2। A naught क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो वो टाइम जितने टाइम के अंदर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे n का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, हमने रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं? k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय 80 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। बस अब हम करना क्या है कि यहाँ पर जो 80 का वैल्यू है, यहाँ पर जो 80 का वैल्यू है वो a नॉट बाई 2 रखना है। ऐसा करके मैं हाफ लाइफ के जनरल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो देखो मेरे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, और फिर से उधर मैंने क्या लिखा है बच्चों, ये के इफेक्टिव के फॉर्म में लिखा है। तो मेरे पास में ये क्या बन जाएगा? के इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा मेरे पास में? 1 अपॉन n माइनस 1, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन n माइनस 1, ये टी डैश कर दूंगा, ये मेरा एक तरीके से हाफ लाइफ ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a नॉट की पावर 2, 1 अपॉन a नॉट की पावर 2 n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। ऐसे करेंगे तो ये जो आपके पास में टी डैश बच्चों आ जाएगा, वो टी डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के इफेक्टिव, और ये 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करें बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन को अगर आप यूज़ करें, तो इसको यूज़ करते हुए आप हाफ लाइफ अलग अलग रिएक्शंस के निकाल सकते हैं, बट एक रिएक्शन की हाफ लाइफ इससे पता नहीं कर सकते। कौन सी रिएक्शन है इसके अंदर? जिस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर का वैल्यू कितना आता है आपके पास में? 1। ऐसा क्यों? सोचो अगर ऑर्डर 1 आता है और इस पूरी इक्वेशन के डिनोमिनेटर पे फोकस करो, जब तक मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके डिनोमिनेटर फोकस करो, a नॉट की पावर n माइनस 1 आ रहा है। तो सोचो अगर a नॉट की पावर n माइनस 1 मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है, और नीचे यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? n माइनस 1 मिल रहा है। तो अगर बच्चों मैं n का वैल्यू 1 कर दूंगा, अगर मैं n का वैल्यू 1 कर दूंगा तो अनर्थ कर दूंगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 करने पर नीचे क्या आ जाएगा? 0। तो जो हाफ लाइफ है वो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। बट इससे हमें एक जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या मिलता है? जनरलाइज रिलेशन
बिटवीन हाफ लाइफ एंड ए नॉट, वो रिलेशन क्या बनता है, डेट टी डैश इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, टी डैश इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। ये वाला एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। टी डैश हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। ये एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है जो पेपर में बार बार आता है। इससे पता लगता है कि ज़्यादातर रिएक्शंस जो n इक्वल टू करें, जो भी रिएक्शन इवन n इक्वल टू 1 के लिए भी बच्चों वैलिड है। अब जब हम n इक्वल टू 1 के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि सभी रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ होती है वो उनकी इनिशियल कंसिडरेशन की पावर 1 माइनस एन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को अगर हम यूज़ करें, आगे यहाँ पर जैसे फॉर n इक्वल टू 0, अगर आप n इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेट हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर, ए नॉट की पावर कितना था आपके पास में 1 माइनस एन, तो ए नॉट की पावर कितना हो जाएगा 1। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है। अभी बस मैं आप कुछ समय वेट करें, मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके फिर से बता दूंगा इसका, लॉग वाले टर्म में भी एक्सप्रेशन करके। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0। अगर आप बात करें n इक्वल टू आपके पास में 2 है तो हो जाएगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1। ये एक्सप्रेशन आपके पास में जनरल रिजल्ट बन गए। ये तो होता है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये होता है आपके पास में फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये हमने हाफ लाइफ के जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी। अब हाफ लाइफ के ए नॉट से जनरल एक्सप्रेशन है वो लिखे। अब अगर मैं लिखूँ हाफ लाइफ फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं हाफ लाइफ निकालना चाहता हूँ तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको कहा था कि एक्सप्रेशन कितना होगा 1/n-1 इंटू के इफेक्टिव, 1/n-1 इंटू के इफेक्टिव 2 की पावर n-1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर है ना, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करो और यहाँ पे पुट n इक्वल टू 0। अगर आप n इक्वल टू बच्चों 0 पुट करते हैं, टी डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 1/k इफेक्टिव, माइनस ऑफ 1/k इफेक्टिव 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय ए नॉट की पावर -1। तो एक तरीके से ए नॉट यहाँ पे क्या चला गया, ऊपर चला गया, टी डैश हो गया। तो मेरा से ये देखो इतना हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास में आएगा ये 2 की पावर -1 है ना, 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा आपके लिए हाफ -1 कितना होता है माइनस हाफ, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2a0/k इफेक्टिव। क्या एक्सप्रेशन इसका आएगा बच्चों 2a0/k इफेक्टिव। इट इज हाफ लाइफ फॉर दिस एक्सप्रेशन गिव्स हाफ लाइफ फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। पर एक्चुअली वो एग्जैक्टली हाफ लाइफ तब देगा जब आपके पास में के इफेक्टिव के अंदर जो कोफिशिएंट यूज़ करेंगे रिएक्टेंट का, जब हम के इफेक्टिव के अंदर, या आपको हाफ लाइफ तब देगा जब के इफेक्टिव के एक्सप्रेशन में, जब हम के इफेक्टिव के एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, के इफेक्टिव के एक्सप्रेशन में जब हम लोग कोफिशिएंट यूज़ करेंगे उस कोफिशिएंट का वैल्यू कितना आना चाहिए आपके लिए 1 आना चाहिए। फिर हाफ लाइफ फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर फाइनली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चले जाएंगे। हाफ लाइफ फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, फिर से वो एक्सप्रेशन है टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n-1 इंटू के, 1/n-1 इंटू के, और हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 की पावर n-1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। बस आपको यहाँ पर क्या करना है n इक्वल टू 2 लगाना है, पुट n इक्वल टू 2। ऐसा करने पे जो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन बनेगा, फिर से लिख रहा हूँ वो के इफेक्टिव होगा, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पर 1/k इफेक्टिव, बिल्कुल 1/k इफेक्टिव, क्योंकि n-1 कितना हो जाएगा इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 - 1, मतलब 2 की पावर 2 - 1, मतलब 2 की पावर कितना हो गया मेरा 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और 2 - 1 कितना होता है 1, तो मेरा जाएगा 1/, आएगा ए नॉट की पावर n-1, तो कितना होगा ये भी कितना होगा 1। तो ओवरऑल इसमें ब्रैकेट मैंने बहुत ज़्यादा ही दूर बना दिया, बिल्कुल
ये नेपाल का बॉर्डर में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया दूर, तो हो जाएगा टी डैश इक्वल्स टू 1/k इफेक्टिव मल्टीप्लाई 1/a0 की पावर 1। ओवरऑल ये बना से ये जो a0 आ रहा है, a0 की पावर -1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब बात करते हैं हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है 2.303/T। ये एक्चुअली के इफेक्टिव है, ये हो जाएगा log a0/80। ये होगा log टू द बेस 10 a0/80। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट 80 इज इक्वल्स टू a0/2। ऐसा करने पे बच्चों जो के इफेक्टिव आएगा इट विल बी 2.303/T डैश, ये बन जाएगा log टू द बेस 10 इंटू 2। तो जो बच्चों यहाँ पे टी डैश आएगा, टी डैश हो जाएगा 2.303 log 2 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव, है ना, डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव। तो ये बन जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव। ठीक है, ये आपके पास में हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें देखो कहीं भी a0 नहीं आ रहा ना, अगर कहीं भी a0 का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो एक एक्सप्रेशन जैसे मैंने कहा था कि वो रिलेशन करेक्ट है, वैसे अगर कोई आपको कहे कि T75% फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, T75% फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, वो कैसे निकालें? अगर T75% हो जाएगा, इन दैट केस concentration of the reactant becomes a0/4। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो मैं अभी फिर से टाइम क्या निकालूंगा, टी डैश टी डबल डैश से करते थे, T75 करते थे, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n-1 के इफेक्टिव और 1/80 की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। हम इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमें 80 का जो वैल्यू रखना है, 80 का वैल्यू रखना है a0/4। तो ऐसा करने पे बच्चों जो एक्सप्रेशन मेरे पास में आएगा टी डबल डैश का, वो हो जाएगा 1/n-1 के इफेक्टिव 4 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a0 की पावर n-1। अब वैल्यू रखना, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब ये मैंने क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि T75 और T50% का रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं T75% और T50% का रेशियो निकालूँ, तो ओवरऑल देखो ये दोनों एक्सप्रेशन जो मैंने लिखे हैं उसको ढंग से आप यूज़ करें, तो जो रेशियो मेरे पास में बनेगा वो बनेगा 4 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n-1 माइनस 1, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। अब आपको पता है एज 4 की पावर n-1 माइनस 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 की पावर n-1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n-1 प्लस 1। इस तरीके से होगा जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ करा। ऐसा यूज़ करने पे मेरे पास में T75% अपॉन T50% का बच्चों जो रेशियो बनता है वो बनता है 2 की पावर n-1 प्लस 1। क्या बन जाता है 2 की पावर n-1 प्लस 1, क्योंकि बाकी वाला फ्रैक्शन तो यहाँ पे कट जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और इसमें बस आप n की अलग अलग वैल्यू रखें, आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं इस वाले में n का जो वैल्यू है, इस वाले में देखो मैं क्या करता हूँ, जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू मैं रखता हूँ 0। अगर आप n का वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों, तो देखो ये T75% अपॉन T50% वो कितना बनेगा। बस आपको n का वैल्यू यहाँ पर 0 रखना है। अगर आप n का वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 माइनस 1, मतलब कितना होगा 2 की पावर 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास में, है ना, 2 की पावर मेरे पास में हो जाएगा कितना
2 की पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा 2 की पावर -1, मतलब 1/2 हो गया ना। तो अगर 1/2 हो गया तो मेरे पास में ये जो रेशियो आया, पूरा रेशियो कितना बन जाएगा यहाँ पर 1.5। ओके, फिर अगर आप n का वैल्यू रखें 1, n के 1, ये जो पूरा रेशियो वाला रिलेशन n इक्वल टू 1 पे भी लग जाता है। अगर आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 माइनस 1, तो मतलब 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है, खुद 1 होता है। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आएगा T75, ये एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा T75 अपॉन T50% का फॉर n इक्वल टू 1, ये एक्सप्रेशन आपको कितना मिलेगा, रेशियो विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर अगर आप पता करें फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए बच्चों ये जो T75 अपॉन T50% वो कितना आएगा, T75 T50 n का वैल्यू 2 लगा दें, 2 की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आएगा, रेशियो 3 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है मेरे पास में ये रेशियो बढ़ रहा है। पेपर में कई बार वो क्या करते हैं कि T75 अपॉन T50% की वैल्यू आपको दे देते हैं और पूछते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो उससे आप ऑर्डर रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने जो है बहुत सारे इसके अंदर एक्सप्रेशन यहाँ पे पढ़ लिए। क्या क्या एक्सप्रेशन पढ़ लिए, हमने ये पढ़ा कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसको किस तरीके से डिराइव करते हैं फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ को कैसे डिराइव करते हैं और T75% को कैसे डिराइव करते हैं। आई होप आपको ये पूरे लेक्चर से बहुत कुछ समझने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।